टॉपिक रहेगा अपना पशु नस्ल, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट, ये 5 पशु हैं हमारे, जिनकी ब्रीड हमें पूछी जाती है। तो पांचों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार हम जान लेते हैं बेसिकली सबसे पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो पशु नस्लों का होता है। एक तो मैं अगर बात करूं, सबसे पहली बात है कि पशु नस्ल होती क्या है। ध्यान रखना, पशु नस्ल या हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रीड बोलते हैं, ब्रीड। अब देखो, एक तो मैं अगर बात करूं, एक शब्द आता है प्रजाति। क्या शब्द आता है, प्रजाति। और एक शब्द क्या आता है, एक शब्द आता है हमारे लिए नस्ल। अब प्रजाति और नस्ल दोनों में क्या होता है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। एक जो प्रजाति है वो अलग अलग पशुओं का रूप होता है। प्रजाति क्या है, अलग प्रकार के जीनोटाइप वाले पशुओं का रूप है। जैसे प्रजाति की अगर मैं बात करूं तो पशु प्रजाति में कह सकता हूं जैसे गाय है, मैं अगर बात करूं कह सकता हूं भैंस है, मैं अगर बात करूं जैसे बकरी है, मैं अगर बात करूं जैसे ऊंट है। तो ये तो क्या है, ये तो सारे पशुओं की प्रजातियां हैं। अगर मैं नस्ल की बात करूं, नस्ल क्या होगी, जैसे अगर मैं गाय की बात करूं, मान लो गिर है, राठी है, साहीवाल है। अब ये क्या है, ये इस प्रजाति की बेसिकली नस्ल है। तो प्रजाति विभिन्न प्रकार के जीनोटाइप वाले पशु होते हैं। लेकिन अगर मैं नस्ल की बात करूं तो नस्ल क्या है, नस्ल बेसिकली समान दिखने वाले पशुओं का समूह होता है, या एक जैसे पशुओं का समूह होता है। तो एक नॉर्मल वे में लाइन हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो हमें पूछा भी जा सकता है। तो बेसिकली मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एक समान लक्षणों वाले पशुओं का समूह। पशुओं का समूह क्या कहलाएगा, तो बेसिकली वो समूह कहलाएगा पशु नस्ल, जिसके लक्षण क्या होंगे, समान। जैसे मैंने गाय का एग्जांपल दिया। अब गाय की अगर मान लो मैं गिर नस्ल की बात करूं, तो जितनी भी गिर गाय होंगी सभी के लक्षण कैसे होंगे, एक समान होंगे। ऐसे भैंस की बात करूं, भैंस की जितनी भी मुर्रा नस्ल होंगी सभी के लक्षण क्या होंगे, एक समान होंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक समान लक्षणों वाले जो पशुओं का समूह है वो क्या कहलाता है, वो बेसिकली नस्ल कहलाता है। अब हमें प्रश्न कैसे पुट अप होगा, जर्नली हमें यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा कि बेसिकली जो नस्ल है, नस्लों के रख रखाव व प्रबंधन का काम किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्या पूछेगा, मैं प्रश्न पूछ लेगा जो पशु नस्ल हैं, इन पशु नस्लों के रख रखाव और प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत के संबंध में बात करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर हम भारत की बात करें तो पशु नस्लों के रखरखाव और प्रबंधन का काम किसके द्वारा होता है, NBAGR के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, NBAGR के द्वारा किया जाएगा। सर ये NBAGR क्या होता है, अगर मान लो इसके संबंध में सवाल पूछ ले तो हमें कैसे पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, हनुमान सैनी, जय माता दी। चलिए अब देखो, बेसिकली अगर मैं NBAGR की बात करूं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में बेसिकली हम इसको कहेंगे राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। अब देखो नेक्स्ट सवाल कौन सा आएगा, अब हमें सवाल एक तो सीधा सीधा ये पूछ सकता है कि NBAGR का पूरा नाम क्या है, नॉर्मल में पूछना चाहेगा तो, या फिर सवाल में ये पूछ लेगा NBAGR की स्थापना कब की गई। तो इस संबंध में भी आप लोग याद रखना, इसकी जो स्थापना हुई NBAGR की स्थापना, ये कब हुई, ये हुई वर्ष 1984 में। कब हुई, 1984 में।
और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना के समय जो इसका मुख्यालय था वो कहां पर था, तो बेसिकली ये बेंगलोर में था। इसकी स्थापना कहां की गई, बेंगलोर में की गई, ठीक है। लेकिन इसके तुरंत पश्चात अगर मैं बात करूं वर्ष 1985 में, तुरंत बाद में वर्ष 1985 में इसका जो मुख्यालय था वो कहां आ गया, इसका मुख्यालय आ गया दिल्ली में। तो अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि एनबीएजीआर का मुख्यालय कहां स्थित है, तो एनबीएजीआर का मुख्यालय कहां स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। कब आया, 1985 में। स्थापना कब हुई, 1984 में। स्थापना कहां हुई, बेंगलोर में हुई। पूरा नाम क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है पशु नस्लों के रख रखाव और प्रबंधन का, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हमें क्या आ सकता है, थोड़ा सा गौर करना, क्योंकि लेवल पेपर का आपका अच्छा होगा तो सवाल कुछ अच्छे लेवल से आएंगे। आपको सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एनबीपीजीआर में कुल नस्ल कितनी रजिस्टर की गई है, कुल नस्ल। बेसिकली अगर मैं कुल पंजीकृत नस्लों की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि 242 नस्लों का पंजीकरण यहां पर किया गया है। एनबीपीजीआर में कितनी नस्लों का पंजीयन है, तो 242, कई बार 244 मिल जाता है में लिखा हुआ, तो 242 या 244 जो नस्लें हैं वो यहाँ पर रजिस्टर की गई है। अब बात यह है कि हमारे भारत में जो एनबीपीआर में रजिस्टर है उनमें से मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, मान्यता प्राप्त, और मान्यता प्राप्त नस्लों की जो संख्या है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें भी है और अदर बोर्ड की जो बुकें हैं उसमें भी है। तो आपको यहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और बेसिकली 3-4 पशुओं की दी हुई है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। अब कितनी कितनी दी हुई है थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। जैसे मैं मान लो बात करूं गाय की मान्यता प्राप्त नस्लों की, अब गाय की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो कितनी है, तो बेसिकली 40 मानी गई है, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी मानी गई है, तो ये 13 मानी गई है, कितनी, 13। यही फिर अगर मैं बात करूं भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी मानी गई है, तो ये 42 मानी गई है, 42, ठीक है। अगर मान लो मैं बात करूं यहाँ बकरी की मान्यता प्राप्त नस्ल, तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है, बेसिकली इनकी संख्या मानी गई है 20। सवाल कैसे आएगा, में सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा किसी भी पॉइंट से डायरेक्टली। प्रश्न कैसे आएगा, भारत में गाय की मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या कितनी है, तो 40। भारत में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या कितनी है, तो 13 है, ठीक है। ऐसे ही सवाल पूछ लेगा भारत में भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो 12 है। सवाल पूछ लेगा भारत में बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या कितनी है, तो बकरी की कितनी होंगी, बेसिकली बकरी की 20 मान्यता प्राप्त नस्लें भारत में। तो ये तो हमारी बात हो गई सामान्य कॉन्सेप्ट की जो हमें पशु नस्लों के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर होगा, पशु नस्ल एक समान लक्षणों वाले पशुओं का समूह है, ठीक है। इनका रखरखाव और प्रबंधन कौन करता है, तो एनबीएजीआर करता है, ठीक है। कुल नस्लें कितनी है, 242 है। मान्यता प्राप्त कितनी है वो हमें पता चल गया। एनबीएजीआर के संबंध में जो इंपोर्टेंट बातें थी वो हमने जान ली जो हमें पूछी जा सकती है, क्योंकि अगर सभी का कंट्रोल कर रहा है तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होगा अपने आप में। और वैसे भी एनबीएजीआर अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो कितने हैं, 7 हैं। हम पहले भी पढ़ चुके कितने एनबीए, कितने नेशनल ब्यूरो है भारत में, 7 है, उनमें से एक क्या है, एनबीएजीआर है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं पशु नस्लों के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट मान लो हम पहले पशु जो चयनित करते हैं वो मान लो गाय ले लेते हैं। पहला पशु अपना कौन सा है, गाय है, गाय, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, काऊ, गाय। अब गाय के संबंध में कैसे कैसे सवाल हमें पूछे जाएंगे उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करें। पहले तो हमें कुछ सामान्य कॉन्सेप्ट यहां से पूछा जा सकता है। उस सामान्य कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो कैसे आएगा, जनरली एक में पूछेगा गाय का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। अब वैज्ञानिक नाम के संबंध में 2 तथ्य हमारे आते हैं। 2 तथ्य कैसे आएंगे, हमारे पास में 2 तरह की गाय होती है। एक तो कैसी गाय होगी, देसी गाय, देसी, और एक कैसी गाय होगी, विदेशी। अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं यहां देसी गाय की, तो बेसिकली हम लोग याद रखेंगे
देसी गाय का जो नाम है वो क्या है, इसका नाम होगा बेसिकली बॉस इंडिकस। क्या होगा, बॉस इंडिकस होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं विदेशी गाय तो इसका नाम क्या होगा, बॉस टारसस होगा, बॉस टारसस। ठीक है, देसी गाय का नाम क्या है, बॉस इंडिकस, विदेशी गाय का नाम क्या है, बॉस टारसस। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। फिर हमें सवाल क्या पूछेगा, फिर हमें सवाल पूछेगा गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर मैं गुणसूत्रों की बात करूं तो ध्यान रखना, गाय और बकरी दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। और कितनी होगी, 2n बराबर 60। कितनी, 2n बराबर 60। गाय में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 2n बराबर 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा और चलूं अगले पॉइंट पर, और हमें क्या पूछेगा, हमें जनरली प्रश्न पूछ सकता है गाय अनुसंधान, क्या पूछेगा, सीधा सीधा पूछ लेगा, केंद्रीय केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं CIRC। क्या कहा जाएगा, CIRC कहा जाएगा। अब कहानी ये भी है कि CIRC का पूरा नाम क्या है, तो इसको बेसिकली कहेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन काउ। क्या कहेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन काउ। और ये कहाँ स्थित है, ये बेसिकली स्थित है मेरठ उत्तर प्रदेश में। सवाल हमें यही पूछा जाता है, तो ये कहाँ है, इसको बेसिकली हम कह सकते हैं ये कहां पर है, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। कुछ और जर्नल सी क्रियाएं हमें पूछी जा सकती है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पूछा जाता है ये पॉइंट। जैसे मैं अगर बात करूं गाय के मांस को, तो गाय के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। क्या कहते हैं, बीफ। इंपोर्टेंट बात यह है कि इसका जो नवजात होता है, नवजात नया जन्मा हुआ बच्चा, उसके मांस को हम क्या बोलते हैं, तो उसके मांस को बेसिकली बील बोला जाता है। गाय के मांस को बीफ कहते हैं, लेकिन इसका जो नया जन्मा हुआ बच्चा होता है नवजात, उसके मांस को क्या कहा जाएगा, बील कहा जाएगा। ठीक है, अब आपसे एक सवाल और जो पूछा गया था हमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में, वयस्क मादा मवेशी, ये सवाल हमें पूछा जा चुका है। वयस्क मादा मवेशी, जनरली अगर मैं वयस्क मादा मवेशी की बात करूं, मवेशी बेसिकली हम गाय को कहते हैं। ध्यान रखना, जब भी मवेशी वर्ड आता है तो मवेशी हम गाय के लिए प्रेफर करते हैं। वैसे मवेशी में गाय भैंस भेड़ बकरी सब ले लेते हैं, लेकिन जब स्पेशल कैटेगरी आती है तो हम क्या लेंगे, मवेशी में केवल और केवल गाय लेंगे। ठीक है, अब वयस्क मादा मवेशी को क्या कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखना, इसको कहता है हीपर। ये सवाल आप लोगों को पूछा जा चुका है कि वयस्क मादा मवेशी को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, हीपर कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं, इसमें जो प्रसव की क्रिया है, प्रसव, उसे क्या कहते हैं, तो हम याद रखेंगे गाय भैंस बकरी तीनों में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। प्रसव की क्रिया क्या कहलाएगी, सर्विंग कहलाएगी। उसके बाद ये प्रसव की क्रिया इसमें कहलाती है काल्विंग, काल्विंग। ठीक है, और इसका जो नवजात होता है, इसी के संबंध में हम याद रखेंगे नवजात, इसके नवजात को क्या कहा जाता है, नवजात को हम बोलते हैं काल्व। प्रसव की क्रिया क्या कहलाएगी, तो बेसिकली काल्विंग, और नवजात को हम क्या कहेंगे, तो काल्व कहेंगे। काल्व का मतलब क्या होता है, काल्व का मतलब होता है बछड़ा। अब गाय और भैंस दोनों के अंदर जो प्रसव है उसको काल्विंग कहते हैं। दोनों का जो नवजात नया जन्मा हुआ बच्चा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बेसिकली काल्व या बछड़ा कहा जाता है। ठीक है, एक में अगर बात करूं इसमें गर्भ धारण की क्रिया, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था, गर्भ धारण, बेसिकली अगर हम इसमें गर्भ धारण की क्रिया की बात करें तो उसको क्या कहेंगे, उसको बेसिकली कहा जाएगा सर्विंग। सवाल आप लोगों से पूछा जाता है कि गाय में गर्भ धारण की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाएगी, ये सर्विंग कहलाएगी। ठीक है, एक दो सवाल और बता दूं आपको जनरली जो गाय के संबंध में आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। एक में सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि गाय का औसत दूध उत्पादन कितना होता है। 12th बोर्ड के एग्जाम में इस साल पूछा गया है, गाय का औसत दूध उत्पादन, औसत दूध उत्पादन, तो हम इसके संबंध में याद रखेंगे कितना होता है, 1600 लीटर होता है। कितना होगा,
1600 लीटर। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि गाय का औसत दूध उत्पादन कितना होता है तो कितना होगा, बेसिकली हम कहेंगे 1600 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कुछ और पॉइंट इसके साथ में ऐड कर लूं तो आपको और आ सकते हैं। बेसिकली वो आपको सवाल ये भी पूछ सकता है कि गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है, गर्भकाल। अब वैसे तो हम जानते हैं गाय में जो गर्भकाल की अवधि है वो कितनी होती है, वो बेसिकली 280 दिन होती है। कितनी होगी, 280 दिन होगी। इसके अलावा और भी हमें सवाल पूछ लेगा। जनरली मान लो मैं अगर बात करूं गाय में, हमें प्रश्न पूछ लेगा मध चक्र की अवधि कितनी होती है, मध चक्र। अब मध चक्र के बारे में अगर सवाल आएगा तो हम बिल्कुल जानते हैं गाय भैंस बकरी कितनी होती है, 19 से लेकर के 21 दिन होती है। गाय भैंस और बकरी में मध चक्र कितना होगा, 19 से लेकर के 21 दिन का होगा। ठीक है, इसके बाद मान लो मैं थोड़ा सा और आगे चलूं, नेक्स्ट मध चक्र के अलावा अगर मैं मधकाल की बात करूं, मधकाल कितने घंटे का होता है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो हम याद रखेंगे गाय में मधकाल की जो अवधि होगी वो कितनी होगी, 10 से लेकर के 24 घंटे होगी। अगर मान लो कोई गाय, मादा गाय गर्भ धारण की इच्छा करती है तो वो इच्छा कितने समय तक रहती है, वो इच्छा उसके पास 10 से लेकर के 24 घंटे तक रहती है। ठीक है, तो इसमें मध्यकाल की अवधि कितनी हो गई, 10 से लेकर के 24 घंटे। मध्य चक्र कितना हो गया, 19 से लेकर के 21 दिन हो गया। एक और चीज मैं गाय के संबंध में बता दूं जो इंपोर्टेंट है और हमें पूछी जाती है, वो पॉइंट में पूछा जाएगा बेसिकली योबनारम, योबनारम से। अब योबनारम का मतलब क्या है, योबनारम का मतलब है किसी भी मादा या नर पशु का प्रजनन योग्य होना। जैसे मनुष्य में कितनी मानी गई है हमारे यहाँ 18 वर्ष और वो 21 वर्ष मानते हैं ना, वो हम ऐसे मानते हैं कि हमारे जो मनुष्य में नर और मादा है वो इतनी आयु पर समझदार या उनका प्रजनन योग्य जो भी है वो हम मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे पशुओं में होता है। अब पशुओं में यौवनारंभ यानी प्रजनन की अवस्था के प्रारंभ होने की बात करूं तो यहाँ दो तरह से सवाल पूछ जाएगा। जैसे अगर हमारी देसी गाय है, देसी गाय, तो प्रजनन योग्य कितने माह में होती है, 24 माह में, 24 माह में। वहीं अगर मैं बात करूं हमारी संकर गाय है, संकर गाय कितनी आयु पर प्रजनन होती है, तो 18 माह में। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे पास गाय कौन सी है, जर्सी, तो याद रखना जर्सी गाय मात्र 15 माह की आयु पर गर्भ धारण करने के योग्य हो जाती है, प्रजनन के योग्य हो जाती है। सवाल हमें डायरेक्टली पूछा जाता है, सीधा प्रश्न पूछेगा संकर गायों में यौवनारंभ की अवधि कितनी है, तो 18 माह। देसी गायों में 24 माह। जर्सी गाय में कितनी होगी, तो ये 15 माह होगी। डायरेक्टली क्वेश्चन हमें पूछ लेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो आपका गाय और भैंस का समूह होता है, समूह को बेसिकली हम क्या कहते हैं, हरड़ कहते हैं। वैसे हमारे सिलेबस में कहीं भी नहीं है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए तो क्या कहा जाएगा, इसको हरड़ कहा जाएगा, HERD, HERD, हर्ड क्या कहा जाता है, इनके समूह को कहा जाता है। तो ये हमारी बेसिकली क्या हो गई, गाय के बाद बारे में सामान्य बातें हो गई जो हमें परीक्षा में पूछी जाती है। दोबारा से देख लो, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, देसी गाय का बॉस इंडिकस और विदेशी गाय का बॉस टार्सस। कुल सभी पशुओं का क्या है, बॉबिडी है। याद रखना जितने भी पशु हम पढ़ेंगे सभी पशुओं का कुल कौन सा होगा, बॉबिडी हो गया। ठीक है, गुणसूत्र गाय और बकरी दोनों में कितने होते हैं, 2n बराबर 60 होते हैं। केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान जिसको CIRC के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। गाय के मांस को क्या कहेंगे, बीफ, और नवजात के मांस को क्या कहा जाएगा, बील कहा जाएगा। वयस्क मादा मवेशी को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हीपर कहा जाता है। प्रसव की क्रिया इसमें क्या कहलाती है, काल्विंग कहलाती है। नवजात क्या कहलाएगा, काल्व कहलाएगा। गर्भ धारण को क्या कहा जाएगा, इसमें सर्विंग कहा जाएगा। औसत दूध उत्पादन कितना होगा गाय का, 1600 लीटर होगा। इसके बाद अगर मैं गर्भकाल की बात करूं 280 दिन का होता है। मधचक्र इसमें 19 से 21 दिन का होगा। मध्यकाल की अवधि इसमें 10 से 24 घंटे होती है। यौवनारंभ देसी गायों में 24 माह में होता है, संकर गायों में 18 माह में होता है और जर्सी गाय में 15 माह में होता है। एक और चीज बता दो, गाय ऐसा पशु है जो भारत में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशुधन कौन सा है, तो कौन सा होगा, तो फिर होगी गाय। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम डायरेक्ट चलेंगे नस्लों के बारे में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली मान लो नस्लों की।
अब अगर मैं नस्लों की बात करूं गाय की, ध्यान रखना अब इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा शुरू हो गया। गाय या काऊ, नस्लें कितने प्रकार की होती हैं? तो गाय की नस्लों को मोटे तौर पर हम बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो मैं अगर कहूं देसी, देसी नस्ल, ठीक है। और दूसरे अगर मैं पॉइंट पर बात करूं, दूसरी कौन सी आती है? दूसरी मैं कह सकता हूं विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल। दोनों में अंतर क्या है तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि 12th में भी आपने पढ़ा होगा और वैसे भी आप एक आध दो बार पढ़ चुके होंगे। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जितनी भी हमारी देसी नस्लें होती है, देसी नस्लों की एक खासियत है कि इनका जो सिर शुरू होता है वहां क्या पाई जाती है, इस तरीके से उभार पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारी विदेशी नस्लें होती है उनकी पीठ इस तरह से सीधी होती है। और इस जो उभार ये पाया जा रहा है, इस उभार को हम नाम क्या देते हैं? इस उभार को नाम दिया जाता है कुबड़। यानी जो देसी नस्लों की मेन विशेषता है वो ये कुबड़ है। जिस नस्ल में ये कुबड़ पाया जाता है, समझ लो वो नस्ल कैसी है, देसी है। जिसकी पीठ सीधी है, कुबड़ नहीं पाया जा रहा है, वो कैसी है? वो बेसिकली विदेशी है। तो देसी और विदेशी में मेन अंतर तो यही है कि इसमें कुबड़ पाया जाता है, इसमें कुबड़ नहीं पाया जाता, ठीक है। दूसरा अंतर, जो देसी नस्लें हैं इनका दूध उत्पादन कम होता है, विदेशी नस्लों का दूध उत्पादन क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा अपनी पॉइंट पर, जहां हमें किस नस्लों से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब देसी नस्लों की जब भी हम बात करते हैं, या हम तीन प्रकार की नस्लें पढ़ते हैं और तीनों से हमें सवाल भी पूछे जाते हैं। देसी नस्लों को कितने पार्टों में हम डिवाइड कर रहे हैं? तीन पार्टों में। एक तो कौन सी होंगी? दुधारू, जिनको दूध उत्पादन के उद्देश्य से पाला जाता है, ठीक है। दूसरी में अगर बात करूं कौन सी होगी? बहारवाही, जिनको बोझा ढोने के उद्देश्य से पाला जाता है। तीसरी कौन सी होंगी? तीसरी होंगी हमारी द्विकाजी, द्विकासी, या हम इसको क्या बोलते हैं? द्विप्रयोजनी, द्विप्रयोजनी। यानी देसी नस्ल की जो गाय है इनको हम तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं, दुधारू, भारवाही और द्विकाजी या द्विप्रयोजनी। सवाल हमें कैसे पूछे जाते हैं? जनरली हमें सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि दुधारू गाय की नस्ल कौन सी है, भारवाही कौन सी है, द्विकाजी कौन सी है। अगर हम बात दुधारू की कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, दुधारू गाय कौन सी होगी? जैसे आपने ट्रिक पढ़ रखी होगी शायद, दूध में शीशा गिरा दे। यानी मैं अगर बात करूं तो सबसे इंपोर्टेंट तो है यहाँ साहिवाल, साहिवाल। उसके बाद में अगर बात करूं तो गिर, उसके बाद अगर बात करूं सिंधी, सिंधी। उसके बाद में अगर बात करूं तो देवनी, देवनी। ये कैसे हैं? ये बेसिकली दुधारू नस्लें हैं, साहिवाल हो गई, गिर हो गई, सिंधी हो गई और देवनी हो गई, ठीक है। सर भारवाही की अगर बात की जाए तो भारवाही क्या है? जो बोझा ढोने के काम में आती हैं, जिनका शरीर भार कम होता है, मध्यम शरीर के आकार वाली होती है। अब बेसिकली कौन कौन सी होंगी तो थोड़ा सा गौर करेंगे। एक तो मैं अगर बात करूं नागौरी है, नागौरी। नागौरी के बाद कुछ इंपोर्टेंट है हमारी देसी नस्लें, जैसे मैं अगर कहूं तो हल्लीकर है। दूसरी में अगर बात करूं जैसे खिल्लारी है, खिल्लारी है, ठीक है। कंगायन है, कंगायन। वैसे आपका एक ही से काम हो जाएगा, नागौरी से, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं द्विकाज या द्विप्रयोजनी, जो दोहरे उद्देश्य से पाली जाती है, जिसको हम दूध उत्पादन के उद्देश्य से भी पाल सकते हैं और जिसको बोझा ढोने के उद्देश्य से भी पाला जा सकता है। अब इस वर्ग में कौन कौन सी आती हैं? तो बेसिकली सबसे इंपोर्टेंट हम याद रखेंगे थार पारकर। कौन सी याद रखेंगे? थार पारकर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन सी आएगी? हरियाणा, थार पारकर हो गई, हरियाणा हो गई। फिर अगर मैं बात करूं तो एक राठी भी इसके अंदर आ जाती है, राठी है। और इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं तो कांकरेज है, कांकरेज। अब ध्यान रखना, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो राठी वाला पॉइंट है, ये राठी आपको दुधारू में भी मिलेगी, ये आपको भारवाही में भी मिलेगी और ये आपकी द्विकाजी में भी मिलेगी। यानी इसमें भी मिलती है, इसमें भी मिलती है। तो मैंने इसको जाकर के एक अलग ही वर्ग दे दिया, और कौन सा दिया? द्विकाजी वाला, क्योंकि ये दोनों में पाई जा रही है। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पर भी ये दोनों वर्गों में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं विदेशी गाय कौन कौन सी। विदेशी से में कैसे प्रश्न आता है?
तो जो विदेशी नस्ल की गाय हैं, इनको भी हम आगे जाकर के दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन कौन से? एक तो मैं बेसिकली कहूंगा मांसार्थ। मांसार्थ ऐसी नस्लें हैं जिनको मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाला जाता है, और दूसरी हमारी दुधारू, जिनको हम दूध उत्पादन के उद्देश्य से पालते हैं। दुधारू का मतलब जिनको दूध उत्पादन के उद्देश्य से पाला जाएगा, मांसाहार का मतलब जिनको मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाला जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे मेरी, इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा भी जाएगा मांसाहार में कौन कौन से आते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, या कुछ स्पेशल है, ईयरफोर्ड, ईयरफोर्ड, और अगर मैं बात करूं ब्रोंगस, ईयरफोर्ड है, ब्रोंगस है, ये कैसी हैं? मांसाहार, तो मांस के उद्देश्य से पाली जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ दुधारू, जो दूध के उद्देश्य से पाली जाती है, वो कौन कौन सी है, तो थोड़ा सा देखेंगे। एक तो हम कौन सी पढ़ते हैं? जर्सी, ठीक है। दूसरी हम कौन सी पढ़ते हैं? होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन, ठीक है। एक में अगर बात करूं तो कौन सी पढ़ते हैं? ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस, ठीक है। ये तीनों कैसी हैं? ये तीनों आपकी दुधारू हैं। आप मांसाहार में एक और ऐड कर सकते हो इसमें, जो हमारे सिलेबस में भी है, वो है रेड डेन। रेड डेन बेसिकली इसको मांस के उद्देश्य से पाला जाता है। तो ये कैसी हो गई? हमारी विदेशी नस्लें हो गई। अब क्या कुछ और भी हमारे नस्लों के प्रकार हैं? बिल्कुल प्रकार हैं। इन दोनों के अलावा कुछ और भी प्रकार हम पढ़ते हैं जो हमें परीक्षा में आते हैं। कौन कौन सी प्रकार आते हैं, थोड़ा सा अब हम यहाँ पर गौर करेंगे। देखो, एक हमारा पॉइंट क्या आएगा, एक जनरली हमारा पॉइंट आता है आनुवांशिक रूपांतरित, बहुत इंपोर्टेंट है। आनुवांशिक रूपांतरित नस्ल। अब आनुवांशिक रूपांतरित का मतलब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम नस्ल। अब जीएम नस्ल कौन सी है? तो वो नस्ल है साहीवाल, बहुत इंपोर्टेंट है। और आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि गाय की कौन सी नस्ल आनुवांशिक रूप से रूपांतरित की गई है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तित की गई है, तो कौन सी है? वो साहीवाल है। आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा 12th में, जब आप पढ़ के आए होंगे, जैव प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर। तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीनों के स्थानांतरण से जो नए जीव बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जीएम कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो गाय है वो कौन सी है? वो साहीवाल है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट में कौन सी आती है, नेक्स्ट आती है बेसिकली संकर गाय। कौन सी आती है? संकर गाय आती है। अब संकर गाय, अब हमें प्रश्न पूछेगा गाय की संकर नस्ल कौन कौन सी है। पहला तो संकर गायों में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी संकर गाय हैं। एक तो मैं अगर बात करूं कौन सी है, करण फ्रिस, करण फ्रिस, ठीक है। दूसरी में अगर बात करूं कौन सी है, करण स्विस, ठीक है। और तीसरी अगर मैं एक और बात करूं तो एक और कौन सी है, एक और है फ्रिजवाल, फ्रिजवाल। ये कैसी हैं? ये आपकी बेसिकली संकर गाय है। प्रश्न पूछेगा निम्न में से गाय की संकर नस्ल है, तो कौन कौन सी हो गई? करण स्विस है, करण फ्रिज है, और कौन सी है? फ्रिजवाल है। जब हमने एनडीआरआई पढ़ा होगा, एनडीआरआई, तब हमने एक बात की होगी कि एनडीआरआई के द्वारा गाय की दो नस्लें विकसित की गई, एक तो करण फ्रिज और एक कौन सी? करण स्विस। करण स्विस और करण फ्रिज दोनों कहां से विकसित हैं? एनडीआरआई से। और फ्रिजवाल आपकी बाहर से विकसित की गई। एक और आती है इसके साथ में आपकी सुनंदनी, जो कि केरल में पाई जाती है। टेलर, सुनंदनी है, टेलर है, ये भी गाय की संकर नस्लें हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कभी गाय की संकर नस्ल कौन कौन सी है, तो सुनंदनी है, टेलर है, ये भी कैसी हैं? ये भी बेसिकली संकर नस्लें, ठीक है। तो ये कुछ नस्लों का क्या हो गया? आपका वर्गीकरण हो गया, जहां से आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन वर्गीकरण के मैं आपको कुछ डायरेक्टली सवाल बता दूं। हम एक एक करके सारी नस्लें पढ़ेंगे, लेकिन सारी नस्लों को पढ़ने से पहले हम डायरेक्टली इनके बारे में कुछ सवाल देख लेते हैं जो हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने क्या बात की, देसी में ये है 3। अब हमें सवाल कैसे पूछेगा? सर्वोत्तम दुधारू नस्ल यानी सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है, सर्वोत्तम द्विकादी नस्ल कौन सी है, ऐसे करके हमें सवाल यहाँ से पूछता है। तो थोड़ा सा गौर करना, यह इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे करके क्वेश्चन आप नोट कर लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपको इसी तरीके से। मैं अगर बात करूं गाय की,
सर्वाधिक दुधारू, सर्वाधिक दुधारू। अब सर्वाधिक दुधारू का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा दूध देने वाली। अब ये हम दो संदर्भ में पढ़ेंगे। दो संदर्भ में कैसे? एक तो में बात की जा सकती है देसी नस्लों में सबसे ज्यादा दुधारू कौन सी है, ठीक है, और एक में बात की जा सकती है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। तो हम सब जानते हैं शायद हमारी देसी नस्लों में प्रमुख दुधारू नस्ल कौन सी है? साहीवाल है। कौन सी है? साहीवाल। और अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो पूरे विश्व की जो प्रमुख दुधारू नस्ल है वो सब जान चुके हैं अब तो, हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन। हॉलिस्टीन फ्रीजियन क्या है? विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। और अगर देश में की जाए तो कौन सी है? साहीवाल। डायरेक्ट सवाल आएगा हमें, निम्न में से सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस गाय की नस्ल है, तो साहीवाल या हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट कैसे पूछेगा? दूसरा पॉइंट में पूछेगा भैंस की सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है? सर्वोत्तम द्विकाजी। अब द्विकाजी में हमने 3-4 नस्लें पढ़ी, कौन कौन सी? एक तो हमने पढ़ी थार पारकर, एक हमने पढ़ी हरियाणा, एक हमने पढ़ी कांकरेज, एक मैंने राठी भी आपको बताई, तो ये द्विकाजी थी। लेकिन इन द्विकाजी में सवाल क्या है कि सर्वोत्तम द्विकाजी कौन सी है? तो फिर आप इसके संबंध में भी याद रखोगे सबसे अच्छी जो द्विकाजी नस्ल है वो कौन सी है? थार पारकर है। सबसे अच्छी द्विकाजी कौन सी है? तो थार पारकर है, ठीक है। इसके बाद में और चलो नेक्स्ट हमें कैसे आएगा, मैं प्रश्न पूछ लेगा सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है? सर्वोत्तम भारवाही। अगर मैं सबसे अच्छी भारवाही नस्ल की बात करूं, सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली, तो यहां आप देखोगे मैंने कौन कौन सी बोझा ढोने वाली में पढ़ी, नागौरी, हल्लीकर, खिल्लारी, कंगायन। लेकिन इनमें जो सर्वोत्तम भारवाही है वो कौन सी है? वो बेसिकली नागौरी है। तो मैं कहूंगा सबसे अच्छी जो भारवाही नस्ल है वो कौन सी मानी गई है? वो नागौरी मानी गई है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न एक और पूछेगा जनरली। अब ये प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे? संकरण से पूछे जाएंगे, संकरण से, ठीक है। अब संकरण से मैंने कितनी नस्ल बताई आपको? 3 प्रमुख। अब देखो एक कौन सी है? बेसिकली में अगर बात करूं सबसे पहले करण स्विस, करण स्विस, ठीक है। दूसरी में अगर बात करूं कौन सी है? करण फ्रिज, ठीक है। तीसरी में अगर बात करूं कौन सी है? फ्रिजवाल। करण स्विस हो गई, करण फ्रिज हो गई, और एक कौन सी हो गई? एक बेसिकली हो गई फ्रिजवाल। अब थोड़ा सा आप लोग यहां गौर करोगे, अगर मैं करण फ्रिजवाल की बात करूं सबसे पहले, मान लो फ्रिजवाल ले लो। अब फ्रिजवाल किसका संकरण है? एक तो इसके अंदर है साहीवाल, साहीवाल इंटू दूसरा क्या है? फ्रीजियन, जो होलिस्टीन फ्रीजियन है। साहीवाल इंटू फ्रीजियन का संकरण क्या हो गया? ये तो हो गया फ्रिजवाल। अगर मैं बात करूं यहां थार पारकर, थार पारकर इंटू फ्रीजियन, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? इसका संकरण बेसिकली हो जाएगा करण फ्रिज, ठीक है। करण स्विस क्या है? साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस का संकरण है। साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस का जो संकरण होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो बेसिकली हो जाएगा करण स्विस, ठीक है। अब आपसे सवाल कैसे आएगा? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। और कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा करण फ्रिज का संकरण है या थाईवाल इंटू फ्रीजन का संकरण से कौन सी नस्ल बनी है? तो कौन सी बनी है? या बनी है बेसिकली फ्रिजवाल। इस प्रकार से जो सवाल है वो आप लोगों को यहाँ से डायरेक्टली पुट आउट करेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक और सवाल पूछ सकता है जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कम ऊंचाई वाली बौनी किस्म कौन सी है? कम ऊंचाई वाली बौनी किस्म कौन सी है गाय की? बौनी किस्म तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बेसिकली बेचूर। क्या बोला जाता है? बेचूर। तो बेचूर नस्ल की गाय है वो कैसी है? कम ऊंचाई वाली और बौनी है। तो ये सवाल भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ किस्में आपके सिलेबस में और है शुरुआत में, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शुरुआत में आपको मिलेगी जहां प्रमुख किस्में और उनके उत्पत्ति स्थान दिए हुए हैं। जैसे मैं उत्पत्ति स्थान और प्रमुख किस्मों की बात करूं तो कौन कौन से दी हुई हैं आप लोगों को, उनके बारे में एक बार हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। चलिए
एक तो मैं अगर बात करूँ वहां रेड डेन, सबसे इंपोर्टेंट रेड डेन, ये हमारे सिलेबस में हम एक एक करके नहीं पढ़ेंगे इनको क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन शुरुआत में दे रखी है तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो रेड डेन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है बेसिकली डेनमार्क से। कहाँ से हुई है? डेनमार्क से हुई है। ठीक है, एक कौन सी है? बेसिकली गरनसी, गरनसी। अब गरनसी की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? गरनसी द्वीप से हुई है। गरनसी की उत्पत्ति कहां से हुई है? गरनसी द्वीप से हुई है। एक कौन सी है हमारे पास में? आयर सायर, आयर सायर। एक इंपोर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, ये गाय की सबसे सुंदर नस्ल है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कभी गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी, मोस्ट ब्यूटीफुल काउ, तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी बेसिकली आयर सायर। अब आयर सायर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो बेसिकली स्कॉटलैंड की है। आयर सायर कहाँ की है? तो ये बेसिकली स्कॉटलैंड की है। ऐसे ही मैं बात करूं, आपको जर्सी भी वहां दी हुई है शुरुआत में, जर्सी। और जर्सी हम जानते हैं कहाँ की है? ये इंग्लैंड की है। जर्सी कहाँ की है? तो जर्सी बेसिकली इंग्लैंड की है। ऐसे ही में अगर बात करूं, एक और दे रखी है शुरुआत में, हॉलिस्टीन, हॉलिस्टीन। अब हॉलिस्टीन कहाँ की है? तो ये बेसिकली होलैंड की है, होलैंड की, होलैंड, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? नीदरलैंड बोल सकते हैं। तो ये कुछ गायों के उत्पत्ति स्थान जो शुरुआत में दिए हुए हैं वो इंपोर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, इनमें से 3-4 गाय आपके में। ठीक है, जर्सी और हॉलिस्टीन तब भी आपके सिलेबस में, इनको हम आगे पढ़ेंगे, बाकी इनको ऊपर वाले जो है इनको हम आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेड डेन डेनमार्क की हो गई, गरनसी गरनसी द्वीप की हो गई, आयरशायर स्कॉटलैंड की हो गई, जर्सी कहाँ की हो गई? इंग्लैंड की हो गई, हॉलिस्टीन कहाँ की हो गई? हॉलैंड की हो गई। तो ये गायों के संबंध में जो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट था किस्मों के बारे, नस्लों के बारे में, नस्लों की सारी जनरल जानकारी हमारी पूरी हो गई। सबसे पहले हमने क्या जाना, थोड़ा सा गौर कर लेते हैं पिछली बात चीजों पर। सबसे पहले हमने जाना पशु नस्ल क्या होती हैं, इनका रखरखाव कौन करता है, मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, एनबीएजीआर के बारे में मुख्य जानकारी क्या है। उसके बाद जब हम दूसरे पॉइंट पर चले तो हमने गाय के संबंध में सामान्य जानकारी जानी, गाय क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, गोसूत्र क्या होते हैं, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान क्या है, और भी इसके बारे में जो बहुत सारी इंपोर्टेंट बातें थी वो हमने कवर कर ली। फिर हमने नेक्स्ट क्या जाना, फिर हमने नेक्स्ट जाना गाय की नस्लें, जो हमने दो भागों बांटी मुख्य रूप से, देसी और विदेशी। फिर हमने दो प्रकार और पढ़े, एक आनुवांशिक रूपांतरित और एक कौन सी? संकर गाय। ठीक है, फिर हमने कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न इनके बारे में जान लिए जो हमें परीक्षा में इनके संबंध में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा दुधारू गाय कौन सी है, तो दो संबंध है, द्विकाधी, भारवाही, उसके बाद संकरण, कम ऊंचाई वाली कौन सी है, बेचूर है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा था गाय की नस्लों का वो हमने पूरा कवर कर लिया। अब जब हम नेक्स्ट अगली क्लास में आएंगे, क्योंकि आज शुरू करेंगे तो आज हमारी कंप्लीट हो नहीं पाएंगी, नेक्स्ट जब हम कल आएंगे इसी टाइम पर 9 बजे, तो हम डायरेक्टली आकर के एक एक करके गाय की नस्लों का जो विवरण है, मुख्य विशेषताएं हैं, वो हम आकर के बात करेंगे। ठीक है, आज हम इतनी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में।